मैं आशीष कुमार, हिस्ट्री के इस नए क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में अशोक और मौर्य डायनेस्टी के विषय में डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि अशोक ने 261 बीसी में कलिंग का उसका एक्सपेडिशन था और कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक के लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसने एक नए धर्म को एडॉप्ट किया जिसे कहते हैं बुद्धिज्म। और इस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ये भी बता दिया था कि अशोक का झुकाव बुद्धिज्म की ओर किस बौद्ध भिक्षु की वजह से हुआ था। दूसरी बात यह भी हमने बता दिया था कि अशोक का फाइनली टीचर कौन था जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो निग्रोध और उपगुप्त ये दो नाम आते हैं। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हिस्टोरियंस के ये व्यूज हैं कि अशोक वॉज नॉट ए फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म और उसके पीछे उनका यह तर्क था कि अशोक ने अपने प्रीचिंग में, यानी अशोक ने अपने उपदेश में कहीं पर भी यह नहीं बात कहा कि निर्वाण की प्राप्ति उद्देश्य होना चाहिए। उसने हमेशा डिस्कस किया स्वर्ग की प्राप्ति की बात करेंगे। और जब हम लोग मोक्ष की बात करते हैं तो हिंदू मेथोडोलॉजी में यह कहा जाता है कि अगर जिसने स्वर्ग को प्राप्त किया वह मोक्ष प्राप्त कर। तो इस तर्क के आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अशोक जो था वो बुद्धिज्म का फॉलोअर नहीं था। लेकिन अब कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये कहा कि अशोक ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। तो उसके पीछे उनका क्या तर्क था, तो हमने ये 2-3 तर्क की बात करी थी और उसमें जो तर्क पे हम लोग लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे कि अशोक ने अपने शासन काल में थर्ड बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी। और ये जो थर्ड बौद्ध काउंसिल था, ये थर्ड बौद्ध काउंसिल का ईयर 251 बीसी था और इसका जो प्लेस था वो पाटलिपुत्र है। ये फिर से आप याद कर लो, आप लोग याद कर लें कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये उदयन था। और जब शेरशाह सूरी रूलर आएगा, शेरशाह सूरी तो इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। तो 251 बीसी में पाटलिपुत्र में और एक काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी जो कि थर्ड बौद्ध काउंसिल थी। और ये पाटलिपुत्र के किस जगह पे हुआ था, तो यह अशोकाराम विहार में हुआ था। अशोकाराम विहार। अब इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मोगलीपुत्तिस। ये मोगलीपुत्तिस जो थे ये थर्ड बौद्ध काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और इस मोगलीपुत्तिस ने इसी काउंसिल में एक ग्रंथ की रचना करी थी जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखिएगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम हुआ त्रिपिटक। और यह त्रि का मतलब होता है 3, पिटक का मतलब होता है ग्रंथ। अब ये 3 ग्रंथ कौन कौन से थे जो पिटक के नाम से हैं, तो हमने पहली बौद्ध काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात किया था और तीसरे बौद्ध काउंसिल में अभिधम्म पिटक की बात किया। तो ये जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या कंटेंट है, तो इस अभिधम्म पिटक में आपके बुद्धिज्म की फिलॉसफी डिस्कस की गई है, दर्शन की बात किया गया है। अब एक चीज यहां से निकल के आती है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बता रहा हूं और जब चौथी बौद्ध काउंसिल होगा तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी पीटक हैं, चाहे वो सुत्त पीटक हो, विनय पीटक हो या अभिधम्म पीटक हो, ये सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं वह पाली में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो इनकी भाषा क्या है? वह पाली है। तो त्रिपिटक की भाषा पाली है। लेकिन ये जो अभिधम्म पिटक है इसके कई पार्ट हैं, और इसी अभिधम्म पिटक का एक पार्ट है कथावत्थु। यह कथावत्थु जो पार्ट है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो कथावत्थु यह अभिधम्म पिटक का एक पार्ट है जो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। मैं यहां पर इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं कि जब आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा पहला ऐसा टेक्स्ट है जो कि संस्कृत में लिखा गया, तो वो कथावत्थु है। क्योंकि जब चौथी बौद्ध काउंसिल आएगी तो चौथी बौद्ध काउंसिल में जो महायान टेक्स्ट होगा, तो महायान जो बुद्धिज्म का एक पार्ट होगा, उसके जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे संस्कृत में है। तो ये अशोक से संबंधित बात है, और ये कथावत्थु जो था वो संस्कृत में लिखा गया था। अब जरा देखिए, ये मैंने बात की, और यहां ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बनेंगे कि तीसरी बौद्ध काउंसिल का ईयर कौन सा है, ये किस जगह पे हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था, रूलर कौन था। तो जब रूलर का नाम आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा अशोक। अब पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि उदयन था। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया, तो ये शेरशाह सूरी ने किया। बुद्धिज्म का त्रिपिटक जो पहला टेक्स्ट है वह किस भाषा में लिखा गया था, तो वह पाली में था। बुद्धिज्म का पहला टेक्स्ट जो कि संस्कृत में लिखा गया वो कौन सा था, तो वह कथावत्थु था। अशोक के हम लोग अशोक को डिस्कस कर रहे थे। अब यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे देखिए हम लोग, अशोक के समय में जो मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, अशोक के समय का जो मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13, यह बताता है कि दक्षिण भारत में चोल, चेर एंड पांड्य राज्य थे जो इसकी सीमा के पास थे, अशोक के साम्राज्य की सीमा पे थे। अब इसके यहां से यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो, एक आगे की बात मैं हम लोग करना चाह रहे हैं। अशोक के जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो अशोक के समय में डिफरेंट रिलीजन और सेक्ट के लोग उसके साम्राज्य में थे। अब अशोक के समय में अशोक के दिमाग में यह बात आई कि इन सारे लोगों के को यूनिटी कैसे प्रदान किया जाए, सब लोग एकता के साथ कैसे रहें। तो अशोक के दिमाग में दो तरीके की बात थी। पहली बात यह थी, फर्स्ट, कि सबको अशोक थ्रेटनिंग के द्वारा, यानी डरा धमका करके सबको शांत करे तो सब लोग अशोक की बात को फॉलो करेंगे। तो पहला क्या था? डराना धमकाना, यानी अशोक के डर की वजह से लोग अशोक की आइडियोलॉजी को फॉलो करें। या दूसरी बात क्या थी कि अशोक कोई एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट चलाना चाहता था जिस कोड ऑफ कंडक्ट को सब लोग फॉलो करें। तो दूसरी बात क्या थी कि अशोक क्या करना चाहते थे? कोई आचार संहिता चलाने चाहते थे। और अशोक ने पहली वाली ऑप्शन पर विचार नहीं किया, अशोक ने दूसरे ऑप्शन पर विचार किया कि कोई एक ऐसा आचार संहिता चलाना चाहिए। और उसने जो आचार संहिता चलाई उसका नाम दिया धम्म। क्या नाम दिया? धम्म नाम दिया। तो अशोक ने क्या चलाया? धम्म चलाया। अब जरा देखिए धम्म के विषय में क्या बात आती है। देखो, बहुत से इतिहासकारों का यह कहना है कि अशोक ने जो धम्म चलाया वो, चूंकि अशोक के समय में जो उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और धर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसी धर्म का जो प्राकृत होता है वो धम्म होता है। तो इतिहासकारों का यह कहना था कि अशोक ने क्या चलाया?
अशोक ने एक नए तरीके का धर्म चला दिया है। लेकिन अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे कि कोई एक धर्म है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। तो अगर कोई धर्म है तो उसके में 3 इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। पहला क्या है? उनका अपना एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनका अपना एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उनका अपना एक पुरोहित होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? उनका अपना एक प्रे ऑफर करने का प्लेस होना चाहिए, यानी प्रार्थना स्थल होना चाहिए। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि अशोक, आप किसी भी धर्म को लेकर के देख लो। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का अपना ग्रंथ गीता है, इनके अपने पुरोहित होते हैं और इनका प्रार्थना स्थल मंदिर होता है। मुस्लिम में भी देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, पारसी में देख लीजिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्या अशोक ने जो धम्म चलाई उसमें क्या ये तीनों चीजें थी? तो बिल्कुल नहीं थी। न तो धम्म के लिए कोई ग्रंथ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, पुरोहित नहीं था, और न इनका कोई प्रार्थना स्थल था। इसलिए अशोक ने जो धम्म चलाया वह धम्म नहीं था, वो धर्म नहीं था। अब इस धम्म के विषय में अशोक ने डिस्कस किया है पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ लेख। किसमें डिस्कस किया? स्तंभ लेख में डिस्कस किया। और स्तंभ लेख में कौन सा नंबर का? तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसने यह डिस्कस किया है। दूसरे में यह पूछता है कि धम्म क्या है, और 7वें में खुद यह आंसर देता है कि धम्म में क्या कौन कौन सी बातें हैं। तो धम्म में वो बातें हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो धम्म क्या है? तो धम्म क्या है? एक धम्म आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने जो धम्म चलाया यह बुद्धिज्म है। लेकिन नहीं, अगर बुद्धिज्म ही धम्म होता, यानी बौद्ध धर्म ही धम्म होता, तो अशोक ने धम्म को के प्रचार प्रसार और उसके विस्तार के लिए एक नए पोस्ट को जनरेट नहीं किया होता, और वो पोस्ट था धम्म महामात्र। तो अशोक ने नए पोस्ट को जनरेट किया, धम्म महामात्र। और ये धम्म महामात्र ये डिस्कस करता है कि धम्म जो था वह बुद्धिज्म से अलग है। तो अशोक ने क्या चलाया? तो अशोक ने धम्म चलाया। तो धम्म इज नॉट ए रिलीजन, बट ये धम्म जो था वह एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इसी से जब हम लोग मेडाइवल इंडिया में जिसका कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो इसी तरीके से अकबर ने चलाया था दीन इलाही। उसी तरीके से दीन इलाही भी एक धर्म नहीं है, जिस तरीके से धम्म भी एक धर्म नहीं है। अशोक की ये आइडियोलॉजी थी, और इस आइडियोलॉजी को अशोक ने काफी समय तक इसको फॉलो किया था। अब जरा देखिए, अशोक के जब हम लोग उसके पुत्री की बात करते हैं कि अशोक के कौन कौन से डॉटर थे, कौन कौन सी पुत्री थी, तो उनके पुत्री में नाम आता है संघमित्रा। उसकी पुत्री में नाम आता है संघमित्रा, और दूसरा नाम आता है चारुमती। तो संघमित्रा और चारुमती जो थी वह अशोक की पुत्री थी। अशोक के पुत्र की जब बात आती है तो यह पुत्री थी। अशोक के जब पुत्र की बात आती है तो वह नाम आता है महेंद्र और तीवर। ये तीवर जो नाम आता है, ये तीवर, ये ध्यान रखना कि अशोक के स्तंभ लेख में उसके पत्नी के नाम के साथ साथ इसके पुत्र का भी नाम आता है। तो वह क्या नाम है? तो तीवर। तीवर एक ऐसा नाम है जो अशोक के स्तंभ लेख में था। अब अशोक के जब अशोक, ये पुत्री की हो गई, ये पुत्र की बात हो गई। अशोक के जब पत्नी की बात की जाती है तो अशोक के पत्नी में एक नाम आता है तिस्रक्षिता। दूसरा नाम आता है कारुवाकी। ये जो तिस्रक्षिता थी, ये ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म की विरोधी हैं। तो अशोक की पत्नी में कौन सी ऐसी पत्नी थी जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी? तो वह तिस्रक्षिता थी। ये बौद्ध धर्म की विरोधी थी। और मैं आपको बता दूं
कि अशोक ने जब अपने बेटे और अपने डॉटर को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए श्रीलंका के राजा के पास भेजा था, तो वहां पर उन्होंने बोधि वृक्ष की भी एक डाल भेजी थी और उसी बोधि वृक्ष में इसने पॉइजन की निडल चुभा दिया था, जिससे वो पेड़ सूख भी गया था। तो ये तीसरी रक्षिता थी। तो ये बौद्ध धर्म के विरोधी थी और ये कारुआकी है। ये तीवर का नाम आता है। अब अशोक के विषय में कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए और यही स्तूप में एक फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप जो है, आजकल का जो 200 का जो नोट है, उस 200 के नोट में ये सांची का जो स्तूप है वह छपा हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि जो नरेंद्र मोदी के रिजीम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिजीम में जो 200 के नोट निकले, तो 200 के नोट में ये आपका सांची का स्तूप उसमें प्रिंट है। तो 84,000 स्तूप बनाए, इसमें सांची का स्तूप फेमस है और सांची का स्तूप जो है वह 200 रुपए के नोट पे इसका चिन्ह अंकित है। सांची कौन सी जगह पे है? तो मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। 84,000 स्तूप बनाया। अब इसमें यह माना जाता है कि अशोक का इन्हीं सभी चीजों में राजकोष काफी रिक्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में अशोक का एक बेटा था, उसका नाम था कुणाल। अशोक का एक बेटा था जिसका नाम था कुणाल। कुणाल ने अशोक को बंदी गृह में डाल दिया और जहां पर अशोक की 237 बीसी में डेथ हो गई थी। अब जब अशोक की डेथ हुई तो अशोक के बाद मौर्यन डायनेस्टी का क्या हुआ, जरा इसको समझने की बात है। अशोक के डेथ के बाद मौर्यन जो डायनेस्टी थी ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई। एक पार्ट पश्चिम का क्षेत्र हुआ और एक पार्ट जो हुआ वह पूरब का क्षेत्र हुआ। जो पश्चिम का क्षेत्र था, ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम का जो क्षेत्र था, इसमें जो रूलर था वह कुणाल हुआ। पश्चिम के क्षेत्र में रूलर कौन हुए? कुणाल हुए। और पूरब के क्षेत्र में रूलर कौन हुए? तो वह दशरथ हुए। ये जो कुणाल रूलर था, ये ध्यान रखिएगा, ये कुणाल चूंकि ब्लाइंड था, अंधा था, तो कुणाल के बाद रूलर जो हुए उनका नाम था संप्रति। ये संप्रति जो था, ये संप्रति बुद्धिज्म का, जैनिज्म के श्वेतांबर संप्रदाय का फॉलोअर था और ये संप्रति ने श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में स्प्रेड किया। यानी संप्रति का क्या कंट्रीब्यूशन है कि इसने श्वेतांबर संप्रदाय को साउदर्न इंडिया में फैलाया। और जो पूरब का पार्ट था, इसमें दशरथ रूल कर रहा था और दशरथ के विषय में कहा जाता है कि जिस तरीके से अशोक ने देवानामपिय की उपाधि ली थी, जिस तरीके से अशोक ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए गुफाएं बनाई थी, उसी तरीके से दशरथ ने भी देवानामपिय की उपाधि ली। और उसी तरीके से दशरथ ने भी गया में आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए गुफाएं बनवाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशरथ जो था वो भी बुद्धिज्म को मानता था, लेकिन संप्रति जो था वो जैनिज्म का फॉलोअर था। तो अब जरा देखिए, दशरथ के बाद जो एक रूलर आया उसका नाम था वृहद्रथ। वृहद्रथ जो था ये मौर्य डायनेस्टी का रूलर था और इस वृहद्रथ के दिमाग में यह बात आई कि वृहद्रथ के बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ज्यादा काम किया जाए, तो इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया। अब ये ध्यान रखना, इधर मैं मिटा रहा हूं,
ये जो वृहद्रथ था, ये जो वृहद्रथ था, तो वृहद्रथ का ही एक सेनापति था। वृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग था जो कि वृहद्रथ का सेनापति था। और ये पुष्यमित्र शुंग, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिज्म। इसके दिमाग में यह बात आई कि जो वैदिक कल्चर के समय में जो ब्राह्मण रिलीजन था वो धीमे धीमे विलुप्त होने के कगार पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर ब्राह्मणिज्म को फिर से रीइस्टेब्लिश करना है तो इस पुष्यमित्र शुंग ने क्या सोचा कि वृहद्रथ चूंकि वीक रूलर है, ऐसी स्थिति में पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ का मर्डर कर दिया। तो वृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड ही वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। और जो ही पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ का मर्डर किया, एंड चूंकि वृहद्रथ बुद्धिज्म का फॉलोअर था, तो अब देखिए यहां से पूरे इंडिया की जो हिस्ट्री है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। कैसे, जरा इसको देख लीजिए। अब ये वृहद्रथ का मर्डर हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ का मर्डर कर दिया। अब जो वृहद्रथ चूंकि बुद्धिज्म का फॉलोअर था, तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो कहां चले गए? वो चले गए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। कहां चले गए? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के क्षेत्र में चले गए। और यहां पर रह करके उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को अपने यहां आमंत्रित किया। और वो जो विदेशी आक्रमणकारी थे भारत में आए, और आने के बाद इसीलिए उन विदेशी आक्रमणकारियों ने एनडब्ल्यूएफपी के क्षेत्र में रह करके और बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। सो पहला पार्ट कौन सा हुआ? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का एरिया। अब इसमें कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आए यवन यानी ग्रीक, और आने के बाद दे एडॉप्ट द इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशन। सो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हिंद यवन। दूसरे आए शक, तीसरे आए पहलव, और लास्ट में आए कुषाण। दूसरा क्या था? दूसरा था कि ये पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने नॉर्थ इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी के प्लेटफॉर्म पर इसने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, एंड दिस इज नोन एज द शुंग वंश। शुंग वंश। और इसके बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी वो नाम था कण्व वंश। और इसी के पैरेलल जो तीसरे नंबर पर डायनेस्टी थी वो साउदर्न इंडिया की डायनेस्टी है। ये कौन सी एरिया था? ये नॉर्थ इंडिया है, और ये साउदर्न इंडिया में डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी और वकाटक डायनेस्टी। यानी अब मौर्यन डायनेस्टी के बाद ये हम लोग लिख दे यहां पे, ये पोस्ट मौर्यन फेज में पूरे इंडिया की जो हिस्ट्री है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो रही। पहला उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का क्षेत्र है, दूसरा नॉर्थ इंडिया का है, और तीसरा साउदर्न इंडिया का है। तो ये है। और यहां अब हम लोग ने मौर्यन डायनेस्टी को खत्म किया, और मौर्यन डायनेस्टी में हमने ये बता दिया कि अब मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे और उनका क्या रिलीजन था। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि उस ऐसे शासक का नाम बताइए जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया था। उसका नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग आंसर दीजिएगा। थैंक यू। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए।